हेलो एवरीवन। मैं धर्मेश मांड्या फिजिक्स राइडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। यह पहला वीडियो है जिसमें हम क्लास 12th के साथ नीट के कॉन्सेप्ट्स और पीवाईक्यूज पर ही साथ में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फर्स्ट जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये अपनी फिजिक्स की एक ब्रांच से आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि जो चार्ज हैं वो अपने नेचर के अंदर किस तरीके से अवेलेबल है, या आप ये कह सकते हो कि स्टेट ऑफ चार्ज इन आवर नेचर। अपने आसपास में नेचर में जो चार्ज मिलता है वो आपको किस तरीके से मिलता है। तो अपने आसपास में चार्ज 3 टाइप से अवेलेबल हैं और इसी स्टेट ऑफ चार्ज की वजह से ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखने को मिलती है। अगर मैं फर्स्टली बात करूं कि 3 टाइप्स में पहला टाइप्स जो आपको चार्ज आपके आसपास में नेचर में देखने को मिलता है वो है चार्ज एट रेस्ट कंडीशन। चार्ज एट रेस्ट कंडीशन। अगर चार्ज आपके आसपास कहीं पे भी नेचर में रेस्ट कंडीशन में अवेलेबल है तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सेकंड, अगर हम बात करें कि अगर चार्ज हो आपके मोशन कंडीशन में, लेकिन मोशन के आपके पास 2 तरीके हैं भाई। चार्ज मोशन 2 तरीके से कर सकता है, जिसमें पहला टाइप्स आता है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, या आप ये कह सकते हो कि चार्ज ऐसी मोशन कर रहा है जहां पर उसकी वेलोसिटी है वो है कांस्टेंट। यानी इफ चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन चार्ज कौन सा फिनोमिना प्रोड्यूस करता है या कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है या आपको क्या देता है। तो चार्ज जब नॉन एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा होता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा होता है तो चार्ज आपको देता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज जब मोशन की कंडीशन में होता है और मोशन भी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रही है, दैट मींस चार्ज वहां पर आपको देता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने पास 2 कंडीशन आ गई। अब अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें कि अपने आसपास और चार्ज तीसरे किस तरीके से अवेलेबल है, तो चार्ज सेम मोशन करता हुआ ही आपको मिलेगा, और लेकिन उसकी जो मोशन होगी वो होगी एक्सेलरेटेड मोशन। If charge is moving with accelerated motion, then it produce electric field, magnetic field, and also radiate energy as electromagnetic wave. तो अपने आसपास में अगर नेचर में देखा जाए तो अपने स्टेट ऑफ चार्ज, जो चार्ज की अवेलेबिलिटी है या स्थिति है कि अपने आसपास में चार्ज कैसे अवेलेबल होता है, तो ये 3 टाइप से अपने आसपास में अवेलेबल है। फर्स्टली हमने ये देखा कि चार्ज अगर रेस्ट कंडीशन में है तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड सेकेंड कंडीशन आती है कि चार्ज इन मोशन बट विथ नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। इट मींस आप ये कह सकते हो कि चार्ज की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और थर्ड कंडीशन में हम देखते हैं कि जब चार्ज मोशन कर रहा है विथ एक्सेलरेटेड मोशन, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो, तो इस कंडीशन के अंदर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और साथ में सम एनर्जी रेडिएट करता है एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसी चार्ज की अवेलेबिलिटी के आधार पर हमारे पास फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस बनाई गई है, जिसमें फर्स्ट ब्रांच आती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो अपना फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये अपने फिजिक्स की ब्रांच
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है। अपने फिजिक्स 12th फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच के दो चैप्टर हैं। एक तो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और सेकंड चैप्टर अपने होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर की, बट उससे पहले हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रो का मीन हो गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को हम एज ए चार्ज ले सकते हैं। और स्टैटिक्स सेकंड वर्ड है अपना स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स का मीन होता है एट रेस्ट, और आप कह सकते हो इन स्टेशनरी कंडीशन। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ physics in which we study about charge at rest and their phenomena, and some properties belongs to charge when charge is at rest. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपनी पहली ब्रांच होने वाली है, और जिसका पहला चैप्टर अपने पास है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब अपना चैप्टर प्रॉपरली तरीके से स्टार्ट हो रहा है, जिसका पहला टॉपिक है आपके इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो, बचपन में आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा कि जैसे नॉर्मली क्लासरूम में बैठे रहते हो और फ्री होते हो, तो आपने देखा होगा कि आपके हाथ में पेन या स्केल होती है, उसको आप अपने बालों में से रब करते हो, और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेते हो और फिर उसको उसके पास लेके जाते हो। तो एक बहुत ही मिस्ट्री वाला वहां पर कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है कि जो पेन आपने अपने बालों से रब किया है, या जो स्केल आपने अपने बालों से रब की है, उस स्केल या उस पेन के वो छोटे छोटे कागज के जो टुकड़े होते हैं वो चिपकने लग जाते हैं या उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो क्या आपने सोचा है कभी कि ऐसा क्यों होता है? तो अब हम बात करते हैं कि वहां पर जो कागज स्केल से चिपकते हैं या पेन से चिपकते हैं, तो वहां पर फिजिक्स का ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जिसकी वजह से जो कागज के टुकड़े हैं वो स्केल की ओर अट्रैक्ट होते हैं या फिर पेन की ओर अट्रैक्ट होते हैं? तो रिजल्टेंट इस बात का आंसर अपने पास है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी स्केल और पेन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है विच इज नॉन एज चार्ज, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे टुकड़े हैं कागज के वो पेन या स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि चलो आपने ये कह दिया कि दैट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक चार्ज, बट व्हाट इज चार्ज? ये एक्चुअल में चार्ज होता क्या है, या फिर ये प्रोड्यूस कैसे होता है? तो देखो, चार्ज क्या है। अगर मैं ये कहूं कि पीछे हमने जो भी इसके बारे में बात की कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज को रेस्ट कंडीशन में पढ़ते हैं, या उससे पहले हमने ये देखा कि अपने जो चार्ज की अवेलेबिलिटी है वो किस तरीके से है, तो वहां से एक चीज निकल के आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला है कौन? तो उसको प्रोड्यूस करने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज है कि व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड व्हेन इफ चार्ज इज इन मोशन बट एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। दैट मींस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो वी कैन डिफाइन द चार्ज लाइक एज इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फर्स्टली आपको इस वर्ड पर गौर करना है कि चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर properly, like as mass is also a fundamental property of matter। सेम जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, उसी तरीके से चार्ज इज ऑल्सो ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। यानी आपके आसपास कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब उन सब की जो मूल जड़ है, वजह है, वो है आपका चार्ज। इसी ने उन सब को प्रोड्यूस किया है या फिर एक्सपीरियंस करता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डेफिनेशन है
उसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है, मैग्नेटिक फील्ड कब होता है, ये हमने पीछे देख लिया है। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा चार्ज है एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में है तो हमें ओनली प्रोड्यूस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं कि चार्ज कैसे काम करता है और किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड किया जाता है, अनचार्ज्ड किया जाता है, या उसकी वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी एक्सटर्नल चार्ज को लेकर जाते हो तो किस तरीके से फोर्स अप्लाई होते हैं, किस तरीके से फोर्स फील होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज नॉर्मल वे में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को कहें तो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसकी वजह से हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स बोथ आर प्रोड्यूस्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अगर मैं सिंपल वे में कहूं, जैसे जैसे इस चार्ज के पीछे थ्योरीज आपने पढ़ी होगी कि जैसे थेल्स का नाम आता है 600 BC, थेल्स, उसके बाद आया था गिलबर्ट, आया था थॉमस ब्राउन, आया था। और इस तरीके से जैसे जैसे साइंटिस्टों ने अपने अपने अनुसार इस चार्ज को डिफाइन करना चाहा, तो वहां पर भी हम एक कंक्लूजन सिंपल फॉर्म में निकाल सकते हैं। ये तो हमारा ये हो गया कि एक प्रॉपर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या है कि इट इज ए प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। बट नॉर्मली समझने के हिसाब से कि आप क्या कौन सा जाके देखोगे कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है या मैग्नेटिक कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं इसको कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसकी वजह से अगर ये प्रॉपर्टी किसी भी मैटर के पास आ जाती है, यानी कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड हो जाता है, तो वो हल्की एवं छोटी छोटी टाइनी चीजें होती है या बहुत ही होलो थिंग्स होती है, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। एज वेल एज, जैसे कि आपने प्रैक्टिकल किया है कि स्केल को रब करने पर आपके जो कागज के टुकड़े होते हैं वो स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक सिंपल फॉर्म में चार्ज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज को परफेक्टली डिफाइन करने वाले साइंटिस्ट हैं, वो है आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रॉपर्ली डिफाइन किया और इसके टाइप्स बताए। तो सेकंड हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज के कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो आप सभी जानते हो कि चार्ज के कितने टाइप्स है, दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। Charge has two types. First is positive charge and second is negative charge. अब पॉजिटिव होता है वो ठीक नेगेटिव का अपोजिट होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी एटम होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल होते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, और जिसकी वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सभी जानते हो ये। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर जो चार्ज होता है ये होता है नेगेटिव चार्ज, और जिसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बेस पर ही आप ये समझ सकते हो कि एक फंडामेंटल जो पार्टिकल है एटम का, प्रोटॉन, जिस पर जो चार्ज आता है वो है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन है इस पर चार्ज आता है आपका नेगेटिव चार्ज विच इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज है। अब बात यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कब तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और कब नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को करना है पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो देखो पॉजिटिवली चार्ज्ड के लिए क्या करना होगा आपको। अगर मैं कहूं एक थॉमसन मॉडल की अगर हम बात करें, जे थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था जिसके अनुसार उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो एटम होता है ये नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो फर्स्टली हम ये समझते हैं कि इस न्यूट्रल वर्ड का मीन क्या है।
ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला वर्ड है भाई, न्यूट्रल। कई बार हम ये समझ लेते हैं कि न्यूट्रल का मतलब ये हो गया कि वहां पर कोई चार्ज भी अवेलेबल नहीं है, बट न्यूट्रल का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वहां पर चार्ज अवेलेबल नहीं है। न्यूट्रल का मीन ये होता है कि कोई भी आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट का मैं क्यू नेट फाइंड आउट करूं तो इसका मतलब वो चाहेगा जीरो, और आप इस ऑब्जेक्ट को क्या कहोगे, न्यूट्रल कहोगे। तो न्यूट्रल का कभी भी ये मीन नहीं होता कि उस पर कोई चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितने उस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स अगर आप नेट चार्ज फाइंड आउट करो तो वो आ जाता है न्यूट्रल। अब अगर मैं इसमें से नेगेटिव चार्ज बाहर निकाल दूं, मैं इसमें से नेगेटिव चार्ज बाहर निकाल रहा हूं, तो देखो क्या होगा। नेगेटिव चार्ज आपने एक उठाया और बाहर निकाल दिया, तो अब इस ऑब्जेक्ट पर क्या बचा भाई, दो तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर लेगा, तो क्यू नेट इस पर कितना आ रहा है भाई, पॉजिटिव। क्या आ रहा है, पॉजिटिव। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज। इसी तरीके से सेम अगर मैं इसको एक नेगेटिव चार्ज और दे दूं, अगर सेकंड कंडीशन में हम बात करें कि इस ऑब्जेक्ट को मैं एक नेगेटिवली चार्ज्ड दे रहा हूं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो देखो ये आपका ऑब्जेक्ट था, इसके पास प्लस के दो थे, माइनस के दो थे, एक मैंने माइनस इसको और दे दिया, तो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव को बैलेंस कर लेंगे, तो आपके पास क्यू नेट कितना बचेगा, एक नेगेटिव चार्ज बच रहा है। दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब सेम ऐसे ही कोई भी मैटर को अगर आपको चार्ज करना है तो वहां पर चार्ज के फॉर्म में आप किसका ट्रांसफर करोगे, यानी किसकी एक्सेस होगी और किसकी डेफिशिएंसी होगी। तो इसके लिए देखो हमें पता है कि कोई भी मैटर है वो बना होता है एटम से, और एटम के अंदर मोस्टली तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, विच इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb charge, and proton has plus 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb। और जो न्यूट्रॉन होता है ये होता है न्यूट्रल। तो इसका मतलब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अवेलेबल होते हैं उनमें से अगर आप किसी भी एटम जो नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है उसमें से अगर आप, या तो आपके पास दो तरीके हैं उसको चार्ज करने के, या तो आप इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दो या इलेक्ट्रॉन दे दो, और दूसरा तरीका आपके पास है या तो प्रोटॉन दे दो या फिर प्रोटॉनों को बाहर निकाल लो। लेकिन होता क्या है, आपने हमेशा यह सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन को दे दो, इलेक्ट्रॉन को ले लो, कभी भी यह नहीं कहा जाता कि प्रोटॉन को ले लो या प्रोटॉन को दे दो। इसका रीजन क्या होता है, बिकॉज प्रोटॉन है वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में रहता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन आवर नेचर। तो प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन ये सारे के सारे न्यूक्लियस में बाउंड होते हैं एक फोर्स जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है अपने नेचर में, जो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बट इलेक्ट्रॉन आपके सारे के सारे बाहर वाले ऑर्बिट्स में अवेलेबल होते हैं। अब मान लो किसी को चार्ज होना है, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है वो चाहता है कि मैं चार्ज हूं, तो इसके पास दो तरीके हैं कि या तो प्रोटॉनों को निकाल दो या फिर इलेक्ट्रॉनों को निकाल दो। तो अगर ये चाहे कि मुझे तो प्रोटॉन से चार्ज होना है तो ऐसा नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, जिसका रीजन क्या है कि प्रोटॉन अवेलेबल है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बाउंड होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ब्रेक करके प्रोटॉन को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और इतनी एनर्जी किसी भी
एटम या मैटर के पास अवेलेबल नहीं होती है, तो इससे दूसरा जिसको आप सस्ता जुगाड़ कह सकते हो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। भाई होना अगर चार्ज ही है तो जरूरी नहीं कि पॉजिटिव से हो, नेगेटिव से ही हो जाते हैं चार्ज। तो इसके लिए जो चार्ज होने वाला ऑब्जेक्ट है वो ये चाहेगा कि मैं तो किसी पड़ोसी से प्रोटॉन लेने की बजाय इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर कर लेता हूं, ताकि कम एनर्जी में काम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भाई साहब बाहर ही मिल जाएंगे, जो नॉर्मली आ भी जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है या किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड करना, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पर बेस्ड है, नॉट ऑन प्रोटॉन। जिसका रीजन यही होता है कि प्रोटॉन का ट्रांसफर आसानी से नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो आसानी से हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के बेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कब तो पॉजिटिवली चार्ज्ड कहोगे और कब नेगेटिवली चार्ज्ड कहोगे। तो देखो, अगर आपके पास कोई भी एक एटम है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये इसका न्यूक्लियस हो जाएगा जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और मान लो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। अगर इसके पास 2 प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है, तो इस कंडीशन में इसका जो क्यू नेट होगा वो क्या होगा, 0। इसका मतलब द एटम इज इन न्यूट्रल कंडीशन। अब अगर मैं इस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता हूं, क्या बाहर निकाल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब ये सीधा सा आपको दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो 2 प्रोटॉन है, जिनमें से एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को तो बैलेंस कर लेगा, लेकिन एक प्रोटॉन फिर भी बच जाएगा। इसका मतलब जो ये ऑब्जेक्ट है इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो इस कंडीशन में आप इस ऑब्जेक्ट को क्या कहोगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। और अगर मैं इसी को एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट है वो कैसा चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। इट मींस कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड कब होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड तब होता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हो। इट मींस क्या हुआ कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं पे भी होती है तो ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज आएगा वो आएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर कहीं पे भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन देते हो तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में जो चार्ज आता है वो आता है नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी आपका ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप पॉजिटिवली चार्ज्ड कर रहे हो या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड कर रहे हो, तो एक तरफ आपके एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो दूसरी तरफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक जगह ज्यादा हो रहे हैं तो एक जगह कम। तो क्या आप ये कह सकते हो क्या कि यहां पर मास में भी चेंज हो रहा है, दैट मींस चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। यानी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हो, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हो चाहे नेगेटिवली चार्ज कर रहे हो, चार्जिंग होने के साथ साथ उसके मास में भी चेंज आएगा। अब मास किस तरीके से चेंज होगा, क्या मास में डिक्रीजमेंट आएगा या फिर मास में इंक्रीजमेंट आएगा, तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। तो देखो, चार्ज के साथ मास किस तरीके से एसोसिएटेड होता है इसको हम देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसका मास नहीं है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास 0 है, मान लो रेस्ट मास 0 है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को कभी भी चार्ज नहीं कर सकते हो। इसका मतलब यह हुआ कि विदाउट मास चार्ज की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट के पास मास है तो ही आप उसको चार्ज कर सकते हो, अदरवाइज उसको चार्ज नहीं कर सकते हो। और इसके 2 बेटर एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे। फर्स्ट इज फोटोन, फोटोन जो हम आगे पढ़ेंगे प्लांक की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कि फोटोन क्या होता है। अगर नॉर्मल वे में बताऊं मैं यहां पे, तो फोटोन इज ए क्वांटा ऑफ एनर्जी।
एनर्जी का क्वांटा होता है। और सेकंड आपने नाम सुना होगा न्यूट्रिनो। सेकंड कौन सा है आपके? न्यूट्रिनो। ये दो पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका रेस्ट मास जीरो होता है। इट मींस रेस्ट मास अगर जीरो है, विदाउट मास आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज नहीं कर सकते, तो फोटोन और न्यूट्रिनो को आप कभी भी चार्ज नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन वाला पॉइंट यह है कि विदाउट मास चार्ज की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब अगर इसको अपोजिट करके देखें, क्या विदाउट चार्ज मास की एग्जिस्टेंस है? तो यस, विदाउट चार्ज मास की एग्जिस्टेंस होती है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है विदाउट चार्ज भी मास लेके रख सकता है, बट विदाउट मास चार्ज की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और अगर आपसे ये पूछे कि बताओ कोई एग्जांपल दो ऐसे पार्टिकल्स जिनका रेस्ट मास जीरो होता है, या विदाउट मास वाले ऐसे पार्टिकल्स बताओ जिनको आप चार्ज नहीं कर सकते, तो ये आपके पास दो एग्जांपल्स है। फर्स्ट इज फोटोन एंड सेकंड इज न्यूट्रिनो, जिनको आप कभी भी चार्ज नहीं कर सकते हो। अब अगर आपने यहां पे देखा है तो मैं एक वर्ड लिख रहा हूं रेस्ट मास। ये रेस्ट मास क्या होता है? आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास होता है, वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो उसका मास जो होता है, एक तो रेस्ट कंडीशन में जो मास आएगा वो अलग होता है, और स्पीड के अकॉर्डिंग, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग जो मास है ऑब्जेक्ट का वो वेरी करता है, इसलिए उसको बोलते हैं डायनेमिक मास। और जिसका अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो m इज इक्वल टू m0 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के हिसाब से जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास वेरी करता है अगर वो ऑब्जेक्ट v स्पीड से, v वेलोसिटी से मूवेबल हो या मोशन कर रहा हो। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो चार्ज होता है वो मास के साथ एसोसिएटेड होता है। अब बात यह है कि ऑब्जेक्ट आपका यदि पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो उसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर नेगेटिवली चार्ज्ड है तो उसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड तब होता है जब उस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर निकलते हैं तो उस बॉडी पर जो चार्ज आता है वो आता है पॉजिटिव चार्ज। तो सीधा सा पता चल रहा है कि पहले मान लो कोई भी एक एटम है जिसके पास 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे। अब अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज्ड आपको करना है तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना पड़ेगा। तो मान लो आपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो अब इस ऑब्जेक्ट पर 10 प्रोटॉन बचे और बचे यार आपके 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो इस ऑब्जेक्ट का मास 10 प्लस 10 प्रोटॉन का मास हो रहा था प्लस 10 इलेक्ट्रॉन का मास हो रहा था, बट अब 10 प्रोटॉन प्लस ओनली 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का मास इसमें कम हो रहा है। तो आप ये कहोगे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है तो उसके मास में कमी होती है, डिक्रीजमेंट होता है। सेकेंड इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसको आप नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हो, तो हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज तब होता है जब आप उसको इलेक्ट्रॉन देते हो। अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे, फॉर एग्जांपल कि वही ऑब्जेक्ट है जिसके पास 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन, अगर आपने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आपने इसको दे दिए, तो अब इसके पास 10 प्रोटॉन प्लस 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एक तो मास पहले 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग काउंट हो रहा था, अब होगा 10 प्रोटॉन प्लस 12 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉनों का मास इसमें बढ़ गया है। तो आप यह कहोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि नेगेटिवली चार्ज्ड होता है तो उसके मास में इंक्रीजमेंट आता है। तो इस तरीके से जो चार्ज होता है वो मास के साथ एसोसिएट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज की। यूनिट ऑफ चार्ज यानी अगर आपको कहीं पे चार्ज कैलकुलेट करना है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसको कैलकुलेट करना होता है, जिसका मेजरमेंट करना होता है, तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं यूनिट। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला यूनिट आता है वो आप सब जानते हो कि आपको हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट फर्स्टली पता होना चाहिए। तो जो चार्ज है इसकी एसआई यूनिट होती है कूलॉम। कूलॉम
जो चार्ज होता है इसकी एसआई यूनिट होती है कूलॉम, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी। जो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है उसको हम क्या कहेंगे? कूलॉम कहेंगे, कूलॉम कहेंगे, जिसको किससे डिनोट करेंगे? सी से डिनोट करेंगे। अब एसआई यूनिट के बाद अदर कोई भी यूनिट भी आप निकाल सकते हो। जैसे आपने देखा होगा, इसका एक 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, देन Q इज इक्वल टू आ जाएगा IT। इस फॉर्मूले से भी आप चार्ज की एक यूनिट निकाल सकते हो, जिसको भी आप एसआई यूनिट के अंदर ले सकते हो या फिर एमकेएस यूनिट भी कह सकते हो। तो Q इज इक्वल टू IT। I की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, ये होती है एम्पियर, और जो टाइम है इसकी एसआई यूनिट होती है सेकेंड। दैट मीन्स चार्ज की जो यूनिट बनेगी एक और एसआई यूनिट के फॉर्म में, वो आप लिख सकते हो एम्पियर इंटू सेकेंड। और मैं ये कह सकता हूं कि 1 कूलॉम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। तो आपसे पूछा जाए कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, तो सबसे पॉपुलर तो आपको पता ही है कौन सी होती है? कूलॉम। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि एसआई यूनिट क्या होती है, तो हम एम्पियर इंटू सेकेंड को भी एसआई यूनिट में काउंट करेंगे, वेयर 1 कूलॉम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये होती है अपने चार्ज की एसआई यूनिट। फिर आगे बात करते हैं सीजीएस यूनिट की। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखो चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है? चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है उसको बोलते हैं स्टेट कूलॉम, स्टेट कूलॉम, या इसको और बोलते हैं ईएसयू। और ईएसयू की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो यह होती है स्टेट कूलॉम, जिसको आप और क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब बात करते हैं कि सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में क्या रिलेशन होता है। तो आपकी जो एसआई यूनिट होती है कूलॉम, तो 1 कूलॉम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 टू पावर 9 स्टेट कूलॉम। ये वैल्यू याद रखनी है भाई। 1 कूलॉम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 टू पावर 9 स्टेट कूलॉम। फिर इसकी और कुछ यूनिट्स की बात करते हैं। एक यूनिट इसकी दी जाती है EMU, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपके इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और ये होती है आपके एब कूलॉम, एब कूलॉम, या इसको परम कूलॉम भी बोला जाता है। फिर और इसके अंदर यूनिट की बात करें तो एक आती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो चार्ज होती है ये होती है आपके फ्रैंकलिन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फ्रैंकलिन। और फ्रैंकलिन ही वो साइंटिस्ट हैं जिसने चार्ज को कंप्लीटली डिफाइन किया था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज के टाइप्स क्या है, वो सारा डिफाइन किया था फ्रैंकलिन ने। और उसी के रेस्पेक्ट में जो चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट दी जाती है वो है आपकी फ्रैंकलिन। एंड 1 फ्रैंकलिन इज इक्वल टू होता है 1 स्टेट कूलॉम, यानी आप इसको स्टेट कूलॉम के इक्वल ले सकते हो। 1 फ्रैंकलिन इज इक्वल टू 1 स्टेट कूलॉम। फिर और इसकी एक यूनिट आती है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, और वो होती है फेराडे। फेराडे, ध्यान रहे एक यूनिट होती है फेरड। फेरड ये कई जगह कंफ्यूजिंग के फॉर्म में दिया जाता है आपको कि फेरड क्या है। फेरड और फेराडे अलग अलग चीज है। फेरड होती है कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट, कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट होती है फेरड। और ये है फेराडे विच इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, एंड 1 फेराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलॉम।
96,500 कूलाम। तो ये होती है अपने चार्ज की यूनिट्स, जिसमें फर्स्टली हमने देखा कि जो एसआई यूनिट होती है ये होती है कूलाम, और अदर एसआई यूनिट जो फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं वो हो जाएगा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, देन Q इज इक्वल टू आई टी। तो आप एम्पियर इंटू सेकेंड भी इसकी यूनिट लिख सकते हो। इसके बाद हमने देखा सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज वो होती है स्टेट कूलाम, एंड 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम। और थर्ड हमने इसकी यूनिट देखी कि एक यूनिट होती है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और जो होती है एब कूलाम। और फिर अपने मेन दो यूनिट और होती है, एक तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है फ्रैंकलिन, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने चार्ज को डिफाइन किया था उनके रेस्पेक्ट में इसकी यूनिट है फ्रैंकलिन, वेयर 1 फ्रैंकलिन इज इक्वल टू 1 स्टेट कूलाम। और अगली जो यूनिट है वो है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज विच इज फेराडे, नॉट फेरड। फेरड इज SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, इट इज फेराडे, वेयर 1 फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलाम। ये होती है अपने यूनिट्स ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं कि जो चार्ज है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी तक हमने जो भी चार्ज के बारे में पढ़ा है तो वहां पर मुझे यह लगता है कि कहीं पे भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट या ऐसी कोई लाइन नहीं आई है जहां पर हमें यह कहना पड़ा कि चार्ज के लिए डायरेक्शन जरूरी है। तो चार्ज के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरी नहीं है, बस आपको इलेक्ट्रॉन देना है या फिर इलेक्ट्रॉन लेना है, कैसे भी करके दो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करना है आपको तो कोई भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब जो चार्ज है वो होती है आपके स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। फिर बात करते हैं कि चार्ज की जो डायमेंशन होती है ये क्या होती है। डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो हमारे पास फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा आई टी। अगर मैं डायमेंशन ऑफ चार्ज लिखूं तो I की यूनिट होती है एम्पियर और फंडामेंटल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट। तो फंडामेंटल जो भी यूनिट होती है उनकी डायमेंशन हमेशा उसकी यूनिट के हिसाब से दी जाती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन हो जाएगी A1, और साथ में है टाइम, तो टाइम के लिए हो जाएगा T1। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज है वो आती है आपके पास A1 T1। ये कुछ हुई चार्ज से रिलेटेड बेसिक जानकारी, जिसमें हमने यूनिट देखा, डायमेंशन देखा, चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर कैसे आता है, किस प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। अब एक बेसिक पॉइंट और है, आप सब जानते भी हो उसको, कि अगर सेम नेचर के कोई भी चार्ज है, जैसे मान लो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है दूसरी तरफ पॉजिटिव है, एक नेगेटिव दूसरी तरफ भी नेगेटिव, तो हमें यह पता है कि अगर सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं वो हमेशा रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर सेम नेचर के कहीं पे भी चार्ज है तो ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव वाला हो चाहे नेगेटिव वाला हो, रिपेल टू ईच अदर। अगर अपोजिट नेचर के चार्ज है, जैसे एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव लो दूसरा पॉजिटिव, तो हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। यानी अपोजिट नेचर के जो चार्ज हैं अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब देखो ये तो जो मेन पॉइंट है ये आप सब जानते हो। यहां पर एक जो पॉइंट आता है वो ये है कि आपके पास एक तो चार्ज बॉडी है, ये तो जैसे मान लो आपके पास एक चार्ज्ड बॉडी है, और अगर इसके पास में आप एक अनचार्ज्ड बॉडी लेके आओ तो इसके अंदर अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा, यह आपको पता करना है। जैसे सेम नेचर के हैं तो हमें पता है कि रिपल्सन होगा, अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है वो चार्ज्ड है और एक ऑब्जेक्ट है वो अनचार्ज्ड है, तो इनके अंदर हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, हमेशा अट्रैक्शन होगा। और यही कारण होता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है,
इलेक्ट्रिक फोर्स या चार्ज के नेचर को प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए अट्रैक्शन की जगह रिपल्सन यूज होता है, क्योंकि अट्रैक्शन तो अनचार्ज्ड बॉडी और चार्ज्ड बॉडी के बीच में भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि कोई भी एक चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी के बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन नहीं होगा। तो ये एक पॉइंट आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप चाहते हो कि उसको चार्ज करना है तो आप किन मेथड से उसको चार्ज कर सकते हो। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो देखो, फर्स्ट जो मेथड आता है ये आता है फ्रिक्शन, या आप रबिंग भी कह सकते हो, यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन करवा के उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में आप उसको चार्ज कर सकते हो। तो इसको पहला मेथड है, उसको बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, अब इसके लिए देखो फ्रिक्शन से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे कर सकते हो। तो फर्स्टली कुछ कंडीशन है इसके लिए कि जिन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में आप रबिंग करवा रहे हो या फ्रिक्शन करवा रहे हो, ये दोनों की दोनों बॉडीज अनचार्ज्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अनचार्ज्ड बॉडीज होनी चाहिए, तभी इनके अंदर आप फ्रिक्शन की हेल्प से चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो। तो जैसे आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, वो अनचार्ज्ड है, दो बॉडीज है वो अनचार्ज्ड है, अब इनके बीच में करवाओ आप फ्रिक्शन। फ्रिक्शन करवाने पर क्या होगा, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास डेफिशिएंसी या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको दे देंगे, तो ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज कर लेगा। भाई जिसके पास ज्यादा होगा वो कम वाले को दे देगा, और फिर अगर इनको सेपरेट करते हैं तो दोनों ही बॉडी है वो अनचार्ज स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, चार्ज्ड बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बात मेन जो पॉइंट है, फ्रिक्शन हमें सबको पता है कि रगड़ना है, और रगड़ने को ही क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन अनचार्ज्ड बॉडी को आपने रगड़ दिया, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो गया, और हमें यह पता चल गया कि दोनों ऑब्जेक्ट जो पहले अनचार्ज थे अब हो गए हैं चार्ज। अब बात यह है कि जो चार्ज हुए हैं तो इन पर कौन सा चार्ज आया है, कैसा चार्ज आया है, या उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जब किन्हीं दो अनचार्ज्ड बॉडीज को फ्रिक्शन की हेल्प से चार्ज करवाया जाता है, चार्ज किया जाता है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज आता है सेकंड पर भी उतना ही आता है, बट नेचर में अपोजिट होता है। यह आपको एक स्पेशल पॉइंट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में ध्यान रखना है कि जब फ्रिक्शन की हेल्प से आप कोई भी दो अनचार्ज्ड बॉडीज को चार्ज करवाते हो तो उस कंडीशन में दोनों ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज आएगा वो नेचर में अपोजिट होता है, बट मैग्नीट्यूड में सेम होता है। इसका मतलब अगर मैं मान लेता हूं कि इस पर प्लस का 5 कूलम चार्ज आया है, तो इस पर कितना आएगा, माइनस का 5 कूलम चार्ज आता है। नेचर में अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होगा। और इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा कि जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रबिंग करवाई जाती है, फ्रिक्शन करवाया जाता है, तो जो ग्लास रोड होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके दिए होंगे, कॉम्ब और हेयर वाला भी एग्जांपल है आपके पास। तो इस तरीके से फ्रिक्शन की हेल्प से भी आप दो अनचार्ज्ड जो बॉडीज हैं इनको चार्ज करवा सकते हो। सेकंड जो मेथड आता है आपके पास चार्जिंग का, वो आता है कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, या इसको चार्जिंग बाय कांटेक्ट भी कह सकते हो, जिसमें कांटेक्ट का मीन है कि आप जो दो बॉडीज ले रहे हो उनको कांटेक्ट में लाना है एक दूसरे से। या तो आप उनको डायरेक्टली टच कर दो दोनों को तो वो टच में आ जाएगी, या फिर आप किसी भी कंडक्टिंग वायर से भी ऐड करके दोनों को साथ में कांटेक्ट में ला सकते हो। अब कंडक्शन से अगर आपको कोई बॉडी है उसको चार्ज करना है तो देखो क्या होता है। कंडक्शन से अगर आपको किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो एक बॉडी आपको लेनी पड़ेगी चार्ज बॉडी, चार्ज्ड बॉडी, और इसी चार्ज्ड बॉडी की हेल्प से ही आप जो अनचार्ज्ड बॉडी है उसको चार्ज कर सकते हो।
अब अगर मैं आपसे कहूं कि चार्ज्ड बॉडी का मीन क्या है, चार्ज्ड बॉडी का मीन है कि चाहे या तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो या नेगेटिवली चार्ज्ड हो। पॉजिटिवली चार्ज्ड है दैट मीन प्रोटॉन्स कि वहां पर क्या है, एक्सेस है। अगर नेगेटिवली चार्ज्ड है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस है। तो मैं मान लेता हूं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इस पर ज्यादा है। और हमने अभी ये देखा कि सेम टाइप के जब चार्ज होते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होता है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इन सब के बीच में क्या लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। और रिपल्स के कारण ये हमेशा रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि मैं कहीं पे भी इस रिपल्सन का मतलब क्या है, इन पर एक दूसरा धक्का लगा रहा है। धक्का लगा रहा है तो इसका मतलब ये इस ऑब्जेक्ट को छोड़कर बाहर जाना चाह रहे हैं। और बाहर जाने के लिए क्या चाहिए, इनको एक रास्ता चाहिए। और वो रास्ता आप इनको कैसे दिखाते हो, दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी को कांटेक्ट में लाके। तो या तो इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दो या फिर जैसे मैं कर रहा हूं कि आपने किसी एक इलेक्ट्रिक वायर से, कंडक्टिंग वायर से इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आ गए हो। तो ये जो पॉजिटिव 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 जो एक दूसरे को धक्के दे रहे थे अभी तक, इनको जाने के लिए एक रास्ता मिल गया क्योंकि इधर अभी एक्सेस ऑफ चार्ज नहीं है। तो यहां से जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस रास्ते से होते हुए किस पर आ जाएंगे, इस अनचार्ज्ड बॉडी पर आ जाएंगे। अब इनको अगर आप अलग अलग करोगे तो पहले वाला ऑब्जेक्ट जो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था, अब दूसरे वाला चार्ज भी क्या हो जाए, दूसरे वाली बॉडी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। तो फर्स्ट चार्ज्ड बॉडी थी और दूसरी वाली जो पहले अनचार्ज थी वो भी अब क्या हो गई है, चार्ज। अब मेन जो पॉइंट ध्यान रखने वाला यह है कि अनचार्ज्ड बॉडी पर चार्ज कौन सा आएगा, अनचार्ज्ड बॉडी पर चार्ज वो आएगा जो आप पॉजिटिवली, जो चार्ज बॉडी ले रहे हो अगर उसको पॉजिटिवली ले रहे हो तो अनचार्ज पर पॉजिटिव आएगा। अगर आप इसको नेगेटिवली ले रहे हो तो अनचार्ज्ड बॉडी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। थर्ड जो मेथड आता है आपके पास वो है इंडक्शन। चार्जिंग का थर्ड मेथड है वो है इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखो इंडक्शन वर्ड का मीन ये होता है कि सिर्फ पास पास आओ, कनेक्ट नहीं होना है। तो देखो इंडक्शन से किसी भी बॉडी को आप चार्ज कैसे कर सकते हो। तो इंडक्शन में आपको फर्स्ट बॉडी है वो एक बॉडी तो आपको चार्ज रखनी होगी जिसकी हेल्प से ही आप दूसरी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। अब देखो इनमें जो इंसुलेटेड स्टैंड लगे हुए होते हैं वो आप सबको पता है, मैं यहां पे नहीं लगा रहा हूं। इंसुलेटेड स्टैंड आपको बुक्स एनसीईआरटी में लगे हुए मिलेंगे। वो ये कहते हैं कि भाई जो चार्ज है वो अर्थ वर्थ या इधर उधर नहीं जाए, उनका डिके ना हो, इसलिए लगे होते हैं। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है तो उस हिसाब से हम ये लेते हैं कि आपके पास एक अनचार्ज्ड बॉडी है और एक दूसरी, सॉरी पहले एक चार्ज्ड बॉडी है और दूसरी एक बॉडी है वो है अनचार्ज्ड बॉडी। और हमें इसी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करवाना है विथ हेल्प ऑफ दिस चार्ज्ड बॉडी। तो देखो मानता हूं कि इस जो चार्ज्ड बॉडी है उस पर है पॉजिटिव चार्ज, यानी आपकी जो चार्ज्ड बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। सेकंड जो अनचार्ज्ड बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी दैट मींस न्यूट्रल। और न्यूट्रल का अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि न्यूट्रल का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि उस पर कोई चार्ज ही अवेलेबल नहीं है। अनचार्ज्ड या न्यूट्रल का मीन ये है कि उस पर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या कहलाएगी, अनचार्ज्ड बॉडी। अब इनमें इंडक्शन करवाना है तो इनको लाना है पास पास, लेकिन टच नहीं करवाना है। टच करवाते ही मेथड इंडक्शन से कौन सा हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे इनको पास पास लेके आओगे तो इधर जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है ये क्या करेगी, इस अनचार्ज्ड बॉडी में से सेम नेचर वाले चार्ज को तो रिपेल कर देगी और अपोजिट नेचर वाले चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगी। तो इसमें से एक ऐसा पैटर्न बन जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव को तो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव वाले को रिपेल कर लेगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अट्रैक्टिव फोर्स से बाउंड है इस बॉडी के साथ
और जो सेकंड वाले हैं पॉजिटिव चार्ज, इन पर इनका लग रहा है रिपल्सिव फोर्स। और रिपल्सिव फोर्स का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव इन पॉजिटिव को धक्का दे रहा है कि यहां से चले जाओ, और ये पॉजिटिव रास्ता ढूंढ रहे हैं कि पीछे से इतना धक्का लग रहा है तो मैं चला जाऊं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी करवाते हैं अर्थिंग। क्या करवाते हैं, अर्थिंग। और अर्थिंग करवाते हैं, इन पॉजिटिव चार्ज को रास्ता मिल जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज चले जाते हैं अर्थ के अंदर। अब आप ये कहोगे कि जब अर्थिंग करवा दिए आपने तो ये पॉजिटिव जा रहे हैं तो नेगेटिव को भी तो रास्ता मिल जाना चाहिए, वो भी तो चले जाएंगे। लेकिन देखो यहां पर इस नेगेटिव पर क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, किसका, इन पॉजिटिव चार्ज का। तो ये इनको बांधे रखेंगे, इन पर रिपल्सिव फोर्स जो लग रहा है वो कहां चले जाएंगे, अर्थ के अंदर। और अगर अब इनको सेपरेट कर लें तो पहले वाली तो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज थी ही, और दूसरे वाली पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो पहले वाली चार्ज्ड बॉडी है और दूसरे वाली जो पहले अनचार्ज्ड थी अब कैसी हो गई है, चार्ज बॉडी हो गई है। अब बात यह है कि जो चार्ज बॉडी है इस पर चार्ज कौन सा आया, तो जो आप चार्ज बॉडी ले रहे हो उसके अपोजिट नेचर का चार्ज इस पर आता है। आपने पहले पॉजिटिवली चार्ज वाली ऑब्जेक्ट लिया है, बॉडी ली है, और यहां पर जो चार्ज आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। अगर आप यहां पे नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो इस पर चार्ज कौन सा आता, पॉजिटिव चार्ज आता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम इंडक्टिव चार्ज की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो ये होती है Q डैश इज इक्वल टू -Q 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अब ये एप्सिलॉन आर क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि एप्सिलॉन आर क्या है, ये कूलॉम्स लॉ उसके अंदर आएगा।